जय हिंद। क्लास 12th भूगोल का हम लोग वीकली टेस्ट का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वीकली टेस्ट के लिए भी। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का स्पेशल जैक बोर्ड का तैयारी बहुत अच्छे से करवाया जाता है। पीडीएफ नोट आप लोग के लिए दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करवाया जाता है, हर एक तरह से जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल का वीकली टेस्ट। मॉडल सेट 1 और इसके बाद मॉडल सेट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। आप लोग डिमांड पर निर्भर करता है, आप लोग का अगर और चाहिए तो और कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके बाद लाते जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है कि ज्योग्राफी शब्द का जो है, ज्योग्राफी शब्द जो बना है वो किन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है? ज्योग्राफोज, जियोग्राफी, जियोग्राफिया या जीग्राफोज। तो जियोग्राफिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भूगोल के पिता जो है वो किसे कहा जाता है? तो इरेस्टोनथीज, ग्रिफिथ टेलर या फिर तो फ्रेडिक रेटजेल, कुमारी एलन सैंपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो इरेटोस्थनीज, राइट आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में जो है वो नर्मदा नदी बहती है, तो ये नर्मदा हो जाएगा। आगे कौन सी नदी जो है ज्वार नदमुख बनाती है? हाँ, तो गंगा नदी जो है वो ज्वार नदमुख को बनाती है, तो इसका गंगा नदी का जो सुंदरबन डेल्टा है वहां। आगे प्रश्न आता है निम्नलिखित में से संकटयापन प्रजातियां कौन सा है? मतलब कौन सा प्रजाति जो है संकट में है, जो दूसरों का असुरक्षा दे, वो बाघ व शेर, या जिनकी संख्या अत्यधिक हो, या फिर तो जिनकी प्रजातियां जो है लुप्त होने की खतरा जो है मंडरा रहा है, तो जिनकी प्रजातियां को लुप्त होने की खतरा है वो। आगे है निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा जो है भारत का मानक याम्योत्तर है? तो भारत का यामक जो है, मानक जो है याम्योत्तर जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ पूर्व, यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है कौन सा महासागर है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। आगे समुद्री सतही जल का औसत तापमान जो है कितना होता है? तो 17 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 17 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 17 हो जाएगा, 17 डिग्री सेल्सियस। पराबैंगनी किरणें को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषण करता है ना? पराबैंगनी किरण जो सूर्य के प्रकाश से आता है, पराबैंगनी किरण जो कि जिसके चलते कैंसर, स्किन कैंसर या बहुत तरह तरह के जो है वो स्किन का बीमारी, आंख में जलन, ये सारा बीमारी होता है, तो ओजोन जो परत है ना वो रोकता है, तो ओजोन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितना है? तो 20.95% है, तो 20.95 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है इधर दो प्रश्न जो है वो 2-2 नंबर का सब्जेक्टिव, वो दोनों हम लोग पहले देखते हैं। मानव भूगोल का परिभाषा दीजिए। मानव भूगोल क्या होता है? तो मानव भूगोल वह शाखा है जो मानव की गतिविधियां और उनके पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन करता है। मतलब यहाँ देखिए मानव भूगोल में क्या होता है, तो मानव भूगोल भूगोल का ही शाखा है। मानव भूगोल क्या है? भूगोल का ही शाखा है जो कि मानव की गतिविधियां, मानव के द्वारा जो भी काम किया जाता है और उनके पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है, मतलब मानव के द्वारा जो काम किया जा रहा है और पर्यावरण के बीच में जो मानव के साथ में संबंध है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को मतलब मानव भूगोल बोलते हैं। और यह भौगोलिक स्थान और क्षेत्रों में मानव समाजों का स्थानिक पहलुओं का विश्लेषण भी करता है, जिसमें कि जनसंख्या हो गया, संस्कृति हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, शहरीकरण, राजनीति, ये सारा का सारा चीज जो है शामिल है। मानव भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, यह समझना है कि मानव और उनके गतिविधियां जो है पृथ्वी की सतह पर कैसी वितरित होती है ना, और उसके साथ में समय जो है, समय के साथ साथ उनमें कैसा परिवर्तन आता है, उस चीज के बारे में। आगे कृषि सेक्टर जो है, भारतीय श्रमिक का सर्वाधिक अंश संलयन है, स्पष्ट कीजिए। मतलब जो कृषि सेक्टर जो है भारत के सर्वाधिक है ना, भारत के जो है वो यहाँ क्या बोला, कृषि सेक्टर जो है वो भारतीय श्रमिक का सर्वाधिक अंश संलयन है। मतलब जितना भी भारत का अधिकतर जो मजदूर जो है कृषि सेक्टर में लगा हुआ है, तो इसके बारे में स्पष्ट करने बोल रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि सेक्टर ऐतिहासिक और वर्तमान में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब यहाँ अधिकांश श्रमिक का अंश जो है कृषि संलयन के कई प्रमुख कारण है। सबसे पहला कृषि में होने के कारण जो है वो, सबसे पहला कारण के आर्थिक आधार। भारत में कृषि प्रधान, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ अधिकतर लोग जो है कृषि पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ का अर्थव्यवस्था एक जो है, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है कृषि पर निर्भर है, मतलब किसान पर निर्भर है। और बहुत से लोग जो है कृषि को अपना प्रमुख रोजगार भी मानते हैं, है ना, उसी से उनका रोजी रोटी भी चलता है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है कि ग्रामीण जनसंख्या कारण। यहाँ हम लोग क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यही है कि कृषि सेक्टर भारतीय श्रमिक का सर्वाधिक अंश संलयन है, तो कैसे, है ना, स्पष्ट करने बोला है। ग्रामीण जनसंख्या, भारत का अधिकतर जनसंख्या जो रहता है गांव में रहता है, और गांव के लोग का जो प्रमुख जो रोजगार हो कृषि है, दूसरा कारण। तीसरा सामाजिक संरचना, परंपरागत रूप से भारतीय समाज में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। श्रम का मांग, कृषि में क्षेत्र में जो है वो मैनुअल श्रम का अधिक आवश्यकता होता है, जैसे कि फसल का बुआई हो गया, देखभाल, कटाई, ये सारा चीज।
सीमित औद्योगिकरण है, आर्थिक सशक्तिकरण, ये सारा चीज। आगे जो है वो प्रश्न है वो 3-3 नंबर का 2 प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई जो है वो कब अपनाया गया था और इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? तो भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो 2014 में अपनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो युवा पीढ़ी, जो भी युवा पीढ़ी है उसको विकास करना और उसको सशक्तिकरण और एक सुसंगठित मतलब ढांचा, अच्छा मतलब ढांचा तैयार करना देना था, ताकि वे देश के विकास में सक्रिय और महत्वपूर्ण योगदान भी दे सके। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो पहला था शिक्षा और कौशल विकास, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा और रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना था। स्वास्थ्य और कल्याण, युवाओं को जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए इसको चलाया गया था। उद्यमिता और रोजगार और उद्यमिता के अवसर को बढ़ाने के लिए इसको जो है वो शुरू किया गया था और समाज में भागीदारी के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इस तरह से बहुत सारा पॉइंट है, आप लोग एक-एक करके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि भूगोल के कुछ उप क्षेत्र का नाम बताना है। तो भूगोल के उप क्षेत्र जो है वो निम्नलिखित है। भौतिक भूगोल हो गया, मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल हो गया, कृषि भूगोल, भौतिक भूगोल हो गया, मानव भूगोल हो गया, पर्यावरण भूगोल हो गया, कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल, शहरी भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। इस तरह से भूगोल का जो है उप क्षेत्र है। अब आगे प्रश्न आता है 15 नंबर, 5 नंबर का ये प्रश्न है, मानव भूगोल का अध्ययन के 3 विचारधारा का जो है उल्लेख करना है। तो 3 विचारधारा कौन कौन है? तो निर्धारणवाद है ना, इसका मूल्य विचार क्या है? तो निर्धारणवाद का मुख्य विचार यह है कि मानव गतिविधियां और समाज का विकास पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण द्वारा जो है वो निर्धारित होता है। इसका प्रभाव क्या पड़ा है? तो इसका प्रभाव ये पड़ा है कि इस दृष्टिकोण से जो है भौतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे जलवायु हो गया, स्थलीकृत हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, मानव जीवन हो गया, ये हर पहलू को जो है प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मिस्र की सभ्यता हो गया, नील नदी के किनारे जो बसा हुआ किनारे जो है विकास हुआ है वो, जहाँ नदी कृषि, व्यापार या संस्कृति का आकार दिया गया है। आलोचना क्या हुआ है इसका? तो इस विचारधारा का आलोचना इसलिए किया जाता है क्योंकि यह मानव एजेंसी और नवाचार की भूमिका का नजरअंदाज जो है वो करता है। नेक्स्ट आता है संभववाद। ये क्या होता है? तो संभववाद का यह मानना है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण अवसरों और चुनौतियों का एक सेट प्रदान करता है, लेकिन मानव समाज इन अवसरों का उपयोग करने के लिए जो है वो विकास का मार्ग निर्धारित करता है। उसका इसका प्रभाव क्या पड़ा है? इस दृष्टिकोण के अनुसार जो है मानव एजेंसी और संस्कृति पर्यावरण बाधाओं को पार करने के लिए जो है पार करके विकास के लिए नया रास्ता खोल सकती है इससे, संभववाद से। उदाहरण जैसे कि नदी के पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, रेगिस्तान क्षेत्रों में जो है कृषि का विकास करना चाहिए, ये सारा चीज संभववाद के अंतर्गत आता है। उसी तरह से नवनिश्चयवाद क्या आता है? तो इसका मूल विचार है, नवनिश्चयवाद जो है वो ये मध्य मार्ग का अवधारणा है। यह मानता है कि मानव और पर्यावरण के बीच में एक गतिशील जो है पारस्परिक संबंध होना है चाहिए। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका अनुसार जो है पर्यावरण और मानव गतिविधियों का प्रभावित करता है। पर्यावरण जो है क्या करता है? मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है, लेकिन मानव जो है वो नवाचार मतलब नया नया जो है और प्रौद्योगिकी पर्यावरण को वो बदल देता है। मतलब नया नया कोई भी तकनीक लाता है और उससे जो है पर्यावरण को ही पूरा बदल देता है, प्रदूषण कर देता है, तो तरह तरह की चीजें करता है, जैसे कि अत्यधिक प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन को प्रभाव करता है इससे। तो यह सारा चीज था। उसका बाद लास्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जो है 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए बनाए गए नीति का क्या उद्देश्य था? तो भारत सरकार के द्वारा 2015 में जो है विकास के लिए, उद्यमिता के लिए नई तकनीक बनाया गया था, नई नीति बनाया गया था, जिसको राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता 2015 के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य जो था क्या क्या उद्देश्य था? तो पहला जो था वो कौशल प्रशिक्षण में सुधार, मतलब उच्च गुणवत्ता और मानवीकृत प्रशिक्षण जो है, मतलब लोगों को जो है व्यक्ति जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों को कोई चीज का ट्रेनिंग दिया जाता था, है ना, जैसे 6 महीना की ट्रेनिंग पड़ता था, वो सारा चीज। रोजगार की योग्यता, युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और उनकी रोजगार योग्यता बढ़ाना, नए और उभरते हुए क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकसित करना, ये सारा चीज मुख्य जो था उद्देश्य था। उसका बाद क्या उद्देश्य था? तो उद्यमिता का प्रोत्साहन, उद्यमिता का एक सम्मानित करियर के रूप में जो है बढ़ावा देना, कि लोग जो है उद्योमिता में जाएं, मतलब अपना बिजनेस सेटअप चालू करें। समावेशी विकास, महिलाओं के लिए, विकलांग के लिए जो है वो सिलाई का तरह तरह की चीजें का मतलब प्रावधान किया गया था सीखने के लिए। अस्थायी विकास किया गया था, बुनियादी ढांचे, ये सारा चीज मुख्य उद्देश्य था। तो इतना उद्देश्य था, ये आप लोग एक करके पढ़िएगा पूरा। इसमें देखिए, इसमें कौशल विकास जो 2015 में शुरू किया गया था, लोगों को जो है वो किसी न किसी तरह के रोजगार को अवसर प्रदान करने के लिए जो है ये सारा चीज का कार्य शुरू किया गया था। तो ये खत्म होता है। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग सेट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।